जय हिंद। प्रिय बिहार बोर्ड, आपने पिछले 4 वर्षों से बिहार में सबसे पहले, चाहे वह मैट्रिक का रिजल्ट हो या फिर इंटरमीडिएट का रिजल्ट हो, सबसे पहले बिहार के सभी स्टेटों से पहले बोर्ड का, बिहार बोर्ड का रिजल्ट प्रकाशित होता है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपने नया रिकॉर्ड कायम किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पे मैं आपसे कुछ, आपने चूँकि सुझाव मांगा है तो हम कुछ सुझाव भी देंगे और हम कुछ कमियां के बारे में भी बताएंगे, जिन सभी चीज़ों पे यहाँ पे जो अपडेट है, इस चीज़ व्यवस्था में सुधार होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नई व्यवस्था जो रिफॉर्म है फेज 3 या 4 का, उसमें अगर सुधार करने हो तो रिजल्ट में कैसे तेज़ी लाया जाए और भी कम समय में रिजल्ट को कैसे प्रकाशित किया जाए, कैसे टेक्नोलॉजी में विकास किया जाए। इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ कि रिजल्ट प्रकाशित होने की क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा, ये जो मैं जितना भी जानता हूँ उस अनुसार से सुझाव मैं ज़रूर दूँगा कि रिजल्ट तो बहुत जल्द प्रकाशित करने हैं। तो उसके लिए रिजल्ट में क्या क्या होता है, पहले तो एग्ज़ाम लिया जाता है। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम 1 हफ्ते के करीब करीब में वो समाप्त हो जाता है। और रही बात बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम, तो उसमें करीब करीब 2 वीक यानी कि 15 दिन का समय लग जाता है। तो एग्ज़ाम तो होना है, सेंटरों पर होना है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, वो तो ऐसे ही चलेगा। लेकिन और जो भी उसका जो ऑब्जेक्टिव जो होता है 50 नंबर या फिर 50% जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो भी OMR जो होता है वो हमारे यहाँ पे कंप्यूटर से चेक होते हैं। OMR जो ऑब्जेक्टिव 50% होता है, तो उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। अब कोई प्रक्रिया होती होगी, बार कोड कैसे चिपकाया जाए क्वेश्चन पेपर पर बिना किसी के नाम रहते हुए, केवल बार कोड की सहायता से ही उसका सारा डिटेल्स प्राप्त करना, ये सब जो भी प्रक्रिया हो ये तो केवल आप ही जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना ये चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी में विकास के बारे में भी मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम जो लिया जाता है उसमें तो कोई समय में कटौती नहीं किया जा सकता है। एग्ज़ाम जैसे चलती है वैसे ही चलेगी, और 15 दिन हो इंटरमीडिएट या फिर 1 सप्ताह आपका मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है, तो उतना समय लगेगा ही। लेकिन रिजल्ट को और कम दिनों में प्रकाशित करने हैं, तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो और तरीके से किया जा सकता है। OMR शीट को चेक करना हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चेक करना हो, वो तो कंप्यूटर से चेक हो जाता है, बहुत कम समय में उसे चेक किया जा सकता है और उसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। और जो रहा थ्योरी चेक करना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को चेक करना, इसमें क्या किया जा सकता है, यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि जैसे इसमें जो टीचर लोग होंगे वो चेक करेंगे, तो उनकी थोड़ी सी अगर संख्या को बढ़ा दिया जाए तो जल्द वहाँ पे नंबर दिया जा सकता है। तो यहाँ पे कॉपी चेक करना भी आप सभी ने बहुत ही सुधार किए होंगे और उसे भी बहुत जल्द चेक करवा दिया जाता होगा। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगा, रिजल्ट को प्रकाशित करना है तो यहाँ पे क्या जाए। जो मार्क्स तो दे दिए जाते हैं, यहाँ पे परीक्षा में 15 रोज लगे, कॉपी चेक करने में यहाँ पे 10 रोज करीब करीब या 15 रोज, 10 रोज करीब लग जाते होंगे। तो कॉपी चेक भी हो गया, यहाँ पे एग्ज़ाम भी हो गए। अब बचा रिजल्ट को प्रकाशित करना। जो मार्क्स दे दिया गया है उसे कितना कि बहुत जल्द उसे कैसे रिजल्ट को तैयार किया जाए। रिजल्ट को तैयार करने में ही मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा समय लग जाते होंगे। तो रिजल्ट को तैयार करना है, मार्क्स तो सारे स्टूडेंटों का यहाँ पे नोट कर लिया गया है, बस उस नोट किए हुए मार्क्स को एक PDF के तौर पर, एक रिजल्ट के तौर पे तैयार करना है। तो वो एक काम तो कंपनियां करती है, कई सारे कंपनियां होंगे जो कि ये सब रिजल्ट तैयार करने वाली कंपनियां होगी। तो यहाँ पे मेरा यह कहना है कि जैसे एक काम को
एक काम को अगर एक आदमी 10 रोज में समाप्त करता है तो वो 10 रोज का तो पैसा भी लेगा। अगर वही काम को 10 आदमी एक दिन में ही समाप्त कर लेंगे, क्योंकि काम तो उतना ही है और संख्या चूँकि बढ़ाया जाए तो वह काम एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा। जो एक आदमी 10 रोज समय 10 दिन लगाता है समय, वो काम 10 आदमी एक दिन में ही समाप्त कर देंगे। और यहाँ पे जो हमारा पैसा है, पैसे भी हमें 10 आदमी के लिए ज़्यादा खर्च करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो एक सिंगल आदमी 10 रोज में अगर काम करता है तो 10 दिन का पैसा भी लेगा। यहाँ पे अगर एक दिन में ही 10 आदमी काम करते हैं तो सभी को तो एक एक दिन का ही, यानी कि 10 मतलब आदमी का भी 10 रोज के काम एक आदमी करे चाहे 10 लोग करे, इसका पैसा तो यहाँ पे इक्वल है। तो चूँकि देखिए यहाँ पे संख्या बढ़ने से काम कम समय में भी हो जाते हैं और जो अमाउंट है, खर्च है, वो भी इक्वल खर्च लगता है। तो क्यों ना संख्या को बढ़ा दिया जाए। तो मेरा यह कहना है कि अगर रिजल्ट जो प्रकाशित करने वाली कंपनियां हैं उनकी अगर संख्या एक ही है, अगर उसको 2 कंपनियों को हायर कर लिया जाए और उन्हें कहा जाए कि आप रिजल्ट तैयार कर ले, तो देखिए जो काम 20 रोज में होता होगा, अगर वो 2 कंपनियां आ जाए तो वो काम मात्र और मात्र 10 रोज में ही, आधा समय लगेंगे उस रिजल्ट को तैयार करने में। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट को प्रकाशित करने हैं तो उसमें कंपनियां को 2 कर दिया जाए, या फिर उस कंपनी में जो कर्मचारी होंगे उसकी संख्या को ही डबल कर दिया जाए, तो रिजल्ट का जो प्रकाशन है वो बहुत ही जल्द प्रकाशित हो सकता है। रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए क्या करने होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग किया जाता है। उसमें सारे डाटा को नोट किया जाता है और उसी डाटे को एक कंबाइंड रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पीडीएफ के तौर पे उसको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है, लिंक कर दिया जाता है और उसी मतलब पीडीएफ एक तरह से सारा पीडीएफ एकाएक तैयार हो जाता है। अगर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा को यहाँ पे लिख ले तो उसका पीडीएफ एक बार में ही एक फॉर्मेट अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बना ले, जैसे बिहार बोर्ड का जो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट होता है उसमें जो भी लोगो होते हैं, टाइटल होते हैं, डिज़ाइन होता है, वैसा एक बनाया जाए और बाकी जितने भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डाटा है वो सभी एक बार में ही उसमें लिंक करके लोड किया जा सकता है और सारे स्टूडेंटों का पीडीएफ तैयार हो जाता है। तो क्या किया जाए, वही एक्सेल वाला जो समस्या है, काम है, उसको बहुत जल्द से किया जाए। वहाँ से संख्या अगर बढ़ेंगे तो काम बहुत कम समय में होंगे और वहाँ से रिजल्ट को बहुत जल्द प्रकाशित किया जा सकता है। और यहाँ पे वेबसाइट स्टूडेंटों को चूँकि वेबसाइट के रिजल्ट के दिन वेबसाइट काम करना बंद कर देते हैं, स्टूडेंट कम से कम 5 से 7 घंटा परेशान हो जाते हैं। ऐसे में यह करना चाहिए कि कुछ और भी वेबसाइट पे रिजल्ट आनी चाहिए, जैसे बिहार बोर्ड online.in.com पे वेबसाइट पे रिजल्ट आते हैं रिजल्ट्स डॉट करके। तो ऐसे चूँकि results.com बिहार बोर्ड online.com ये वाला अगर वेबसाइट हैंग हो जाती है, इसका सर्वर डाउन हो जाता है, तो कुछ ऐसे ही डोमेन के साथ कुछ और रिजल्ट्स के जगह पे सेकेंडरी रिजल्ट कुछ भी जोड़ के जो बिहार बोर्ड करती है, एक से अधिक कम से कम 3 ऐसा वेबसाइट बनाया जाए। जैसे बिहार बोर्ड online.com एक वेबसाइट हो गया विदाउट डोमेन का, वैसे अगर हम लोग और भी वेबसाइट ऑनलाइन BSCB ये भी अगर ऑफिशियल वेबसाइट है तो यहाँ से भी 3-4 सब डोमेन करके रिजल्ट को तैयार किया जा सकता है। और एक और वेबसाइट अगर बना लिया जाए, जैसे एक बार था 2018 में जब बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया था, तो उस वक्त था बिहार बोर्ड online.in था, उसे बाद में बदल करके .com कर दिया गया। तो वो दोनों वेबसाइट और एक ऑनलाइन BSCB.in हो, इसको भी .com कर दिया जाए। 4 वेबसाइट ऐसे हो ही गए। इन चारों पर सब डोमेन लगा करके ये ऑफिशियल वेबसाइट में कुछ में रिजल्ट्स
आगे लगा के डॉट करके वैसा वेबसाइट बनाया जा सकता है। 6-7 वेबसाइट अगर बना दिया जाए जिस पर हमेशा वो 6-7 वेबसाइट पर केवल रिजल्ट ही प्रकाशित करने के वक्त उसे मतलब काम करे, तो ऐसे में सारे स्टूडेंट्स को रिजल्ट चेक करने में परेशानी भी नहीं होगी। रिजल्ट को बहुत जल्द तैयार भी किया जा सकता है। अब टेक्नोलॉजी में कौन सा मशीन का उपयोग किया जाता है उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर ये किया जाए कि जैसे हम लोग ग्रुप डी का जो भी एग्ज़ाम देते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो 50% जो OMR शीट का जो हम लोग उपयोग करते हैं, अगर उसमें भी समय बचाने हैं तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम 50% हाजिरी के लिए मार्क्स जो है उसके लिए कंप्यूटर का व्यवस्था करना पड़े, लेकिन उतना तो कंप्यूटर लाना संभव नहीं है, वरना अगर वैसा व्यवस्था हो सकती थी तो हम तुरंत हमने जो बनाया उसी वक्त एक तरह से जो ऑब्जेक्टिव है उसमें हम लोग का कितना सही हुआ, कितना मार्क्स आया, वो तो उसी वक्त कंप्यूटर में वो डाटा लोड हो जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे हम लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो हमें बाद में तुरंत रिजल्ट का पता चल जाता है, वैसे ही अगर कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव के लिए 50% MCQ के लिए अगर लिया जाए तो रिजल्ट में और भी जल्दी आ सकती है, लेकिन वो करना थोड़ा भविष्य में पिछले 5 सालों में तो संभव नहीं है। भविष्य में तो ऐसा ज़रूर होगा कि बिहार बोर्ड भी अपना कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से एग्ज़ाम ले। रह गई थ्योरी की, तो उसमें तो कोई ऐसा साधन ही नहीं है सिवाय टीचर के कि उस जो ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव सवाल है 5 नंबर या फिर 2 नंबर का, उसे चेक किया जाए। उसके लिए तो टीचर्स चाहिए ही चाहिए। उसमें ऐसा कोई सिस्टम शायद कंप्यूटर में तो उसे चेक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर तो एक ही डाटा को समझ पाएगा, तो इसलिए वहाँ पे टीचरों की संख्या को केवल बढ़ा दीजिए, तो वहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, कॉपी बहुत जल्द चेक हो जाएंगे। और कंपनियाज में स्टाफ की संख्या बढ़ा दिया जाए तो रिजल्ट भी बहुत कम समय में तैयार हो जाएंगे, इससे कि रिजल्ट को बहुत जल्द प्रकाशित किया जा सकता है। और रही बात कुछ कमियां जो कि मैं बताना चाहता हूं, जो कि रिजल्ट में देरी हो, लेट हो, बहुत देरी हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट में अगर कोई धांधली हो, इसमें ये बहुत बड़ा या फिर बहुत गलत बात है जो कि हमारे शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर कर देगी और हमारे युवा पीढ़ी को यहाँ पे एक तरह से गलत तरीक़ा से काम करना सिखाएगी। गलत तरीके से वो आगे भविष्य में भी गलत काम करेंगे। अगर इस गलत चीज़ या फिर नकल हो, रिजल्ट में धांधली होती है, उसे रोकने का यहाँ पे कुछ सुझाव है जो मैं आपको, महत्वपूर्ण सुझाव है उसे मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि हमने 2016 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, उसमें न जाने लगभग 60% स्टूडेंट शायद फेल हो गए होंगे। उस वक्त बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स 2016 10th का एग्ज़ाम में फेल हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, और जो पास भी हुए थे उन्हें बहुत कम नंबर दिया गया। या फिर मेरा ऐसा मानना है कि हिंदी में मैंने बहुत सारा बनाया, लगभग सारे क्वेश्चन को बना दिया। कुछ मतलब गलती मैंने किया होगा, क्योंकि हिंदी कहानी है तो कहानी को मैंने पढ़ा था तो कहानी के अनुसार मैं बना करके बता दिया था। तो ऐसे में हमने सारे क्वेश्चनों को बनाया, फिर भी हमें 51 नंबर ही दिए गए, जो कि मुझे लगता है कि मुझे कम दिए गए, और उस बार की मार्किंग बहुत कम हुई थी। यह यहाँ पे बहुत ही सही बात मैं बोल रहा हूँ। और वही 2017 का एग्ज़ाम हुआ मैट्रिक का, उसमें मैंने न जाने मेरे गांव के 2-3 बच्चे को मैंने देख लिया, किसी अन्य का रिज़ल्ट चेक किया जो अपने रिलेशन के हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 100 में से 100 नंबर दे दिया गया था। मतलब 2016 के मैट्रिक के एग्ज़ाम में रिज़ल्ट बहुत ही, जितना लिखावट था उससे भी कम दिया गया। वही 2017 के मैट्रिक के एग्ज़ाम में 100 में 100 नंबर, लगभग 10% स्टूडेंटों को मार्क्स दे दिया गया था। कई सारे सब्जेक्टों में, किसी का मैथ में 100 में 100 है तो किसी का सोशल साइंस में 100 में 100 है।
तो ये इस रिज़ल्ट से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा मानना है कि अगर कोई स्टूडेंट 100 में 100 बनाए भी तो सीबीएसई चूँकि बोर्ड नहीं है, 1 नंबर किसी भी चीज़ का काटा जा सकता है, तो 99 ही देना चाहिए। अब 100 में 100 दे दिए तो अच्छी बात है, लेकिन उस वक़्त 10% स्टूडेंट्सों का किसी न किसी एक विषय में 100 में 100 शायद नंबर होगा, जो कि पिछली बार 2016 के कंपेयर से बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट मार्किंग किया गया। तो यह पिछली बार के बैच के स्टूडेंट्स और 2017 के बैच के स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर जहाँ भी मार्किंग का वहाँ पे क्राइटेरिया चलता होगा कि बोर्ड में उसका कितना मार्क्स है, वहाँ पे तो पुराने वाले स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा छँट जाएंगे, भले ही टैलेंटेड हो लेकिन छँट जाएंगे। तो और ये तो हो गई 10th का हिसाब। अब हम बात करते हैं 12th का। 12th मेरा 2018 में हुआ। 2018 में इतने कठिन सवाल थे और उसी वक्त से 50% ऑब्जेक्टिव का प्रचलन चला था, तो इतने अधिक कठिन हिसाब थे कि बनाने से नहीं बन रहा था। और मार्किंग भी इस प्रकार से किया गया कि जो होता है, मेरे 2 सब्जेक्ट में कैरी लगा। बिहार बोर्ड 2018 2 सब्जेक्ट में यहाँ पे मैंने फेल हुआ। तो इतना कठिन एग्ज़ाम था और मैं ना नहीं कहूँगा कि मैंने मतलब मैं इतना ज़रूर लिखा था कि मैं पास तो 100% हो जाता, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे 2 सब्जेक्ट में फेल किया गया। मैंने जितना भी थ्योरी बनाया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 1-1, 2-2 नंबर दिए गए, बल्कि मैंने 50% हिसाब को बनाया था सही, जो कि 2018 का 12th इंटर का रिजल्ट बहुत ही गलत था। और वहीं 2019 में मैंने मात्र 1 महीने की पढ़ाई की, क्योंकि मेरा डिप्लोमा शायद हो गया था, उसमें एग्ज़ाम था डिप्लोमा का, उधर मैं तैयारी कर रहा था। तो केवल चूँकि फॉर्म भरा गया था, फॉर्म मैंने भर दिए थे 2019 में फिर से बिहार बोर्ड वाला भी। तो मैंने केवल 1 महीने, दिसंबर तक तो मेरा डिप्लोमा का एग्ज़ाम चला फर्स्ट सेमेस्टर का, तो मैंने 1 महीने फरवरी में 8 फरवरी से शायद एग्ज़ाम था कि 2 फरवरी से, तो 1 महीने केवल जनवरी माह मैंने पढ़ाई किया। मेरा यह कहना है कि जो बच्चा 2018 में आईआईटी जेईई का तैयारी करता है, उसे 2018 के रिजल्ट में उसे 2 सब्जेक्ट में फ़ेल कर दिया जाता है। और मेरा मानना है कि उस वक्त मैं फ़ेल होने वाला उतना नहीं लिखा था कि मैं फ़ेल हो जाता। तो ज़्यादा पढ़ता है 2018 में तो वह फेल हो जाता है, और 2019 में मात्र 1 महीना पढ़ते हैं और उस वक्त का जो क्वेश्चन था वो इतना इजी पूछा गया 2019 में। अब यहाँ पे पूछा गया एक सवाल केमिस्ट्री का है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2 होता है। ये तो 7वें का सवाल है, 7वें क्लास का सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है। बिल्कुल ही गलत था। और यहाँ पे 2019 का जो मार्किंग था वो मेरा 375 आया। तो एक और बात हो गई कि मैं चाहता हूँ कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वह इस प्रकार से रहे कि हर वक्त, हर ईयर में जो सवाल का जो कंपटीशन है, जो सवाल की जो क्वालिटी है, वह एक किस्म का होना चाहिए। एक पैटर्न बनाया जाए कि सवाल कितना कठिन पूछना है, कितने हल्के पूछने हैं, उस पैटर्न को हर वर्ष लेके चलना है। अब बताइए, इस हाल फिलहाल 2021 या फिर 20 इस सब में 22 में क्या कर दिया गया, यहाँ पे किया गया कि 100 नंबर आपको मैथ में या चाहे जो भी सब्जेक्ट में लाने हैं, तुम सवाल कितने नंबर का पूछा गया, 200 नंबर का सवाल पूछा गया। 200 नंबर का सवाल दिया गया है, उसमें से आपको 100 नंबर जो भी आपको आए उसे बना देना है। यह कितना गलत बात है। बिल्कुल ही मानता हूँ कि आपका कहना है कि कोरोना के समय था, लेकिन यहाँ पे मैं फिर भी सहमत नहीं हूँ। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव 50% होते थे, उसमें भी डबल का सवाल कर दिया गया। अगर 35 सवाल है तो उसको 70 कर दिया गया। अगर मैथ में 50 MCQ रहते हैं तो उसको 100 कर दिया गया। ये बिल्कुल ही गलत निर्णय था। मेरा कहना है कि ऑब्जेक्टिव जो सब्जेक्टिव 2 नंबर हो या फिर 5 नंबर हो,
उसमें अगर आप डबल सवाल कर रहे हैं तो हम मुझे कोई परेशानी नहीं है, कीजिए। लेकिन जो एग्ज़ाम के कंपटीशन को आप कम क्यों कर रहे हैं? ऑब्जेक्टिव में भी डबल डबल अगर कर दिया जाए तो इससे तो कोई भी स्टूडेंट्स 100 में 100 कर सकता है। जो 50% भी पढ़ा है वो भी यहाँ पे 100 स्कोर कर सकता है। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम का जो कंपटीशन लेवल है उसे कम कर दिया जा रहा है। तो मेरा यह कहना है कि आने वाले दिनों में ऑब्जेक्टिव केवल 100 नंबर 50 नंबर का है तो ऑब्जेक्टिव का सवाल जो है वो 50 ही नंबर का होना चाहिए। अब दूसरी बात करते हैं चोरी करने की। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, डिप्लोमा का एग्ज़ाम मैंने दिया, वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ के टीचर्स लोग जो एकदम अच्छे से निगरानी करते थे, स्टूडेंट्सों को चोरी नहीं करने देते थे। बिहार बोर्ड में मैंने देखा कमियाँ देखा कि वहाँ के जो टीचर्स लोग हैं वो चिट पुर्जा तो ले जाने नहीं देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी नकल होता है, वो भी धड़ल्ले से होता है। और 2016 से आनंद किशोर जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। 2016 से उन्होंने बहुत स्टूडेंट्स को टाइट किया था। चोरी करना मतलब लगभग 50% नकल हुआ, वरना तो लोग दीवार फाड़ करके छत पे चढ़ के, कोई जो होता है कैमरामैन वो सब कागज़ लिख लिख के जा के अंदर दे देता था। तो उन सब चीज़ों से तो अब मुक्ति मिली है, लेकिन अभी भी चोरी होती है। अब उतना नहीं होती है, 2016 से पहले होती थी, लेकिन अभी भी चोरी होती है, नकल होती है और टीचर्स लोग ही इसके ज़िम्मेवार है। अगर टीचर्स लोग अगर चाह जाए कि चोरी नहीं करने दे तो बिल्कुल नहीं करने दे सकते हैं। तो टीचर्स पर नकल को विराम देने के लिए उन्हें फिर से कहा जाए कि वो ध्यान दे, नकल को रोके। मैं अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि 2000 वो हो गए नकल कैसे स्टूडेंट्स करते हैं। मान लेते हैं बड़े बड़े किताब नहीं लेके अंदर एग्जामिनेशन हॉल में घुसते हैं, लेकिन वो कुछ 1-2 पन्ना का जो अपने कॉपी पर छोटा छोटा लिख करके अंदर ले करके वो प्रवेश कर जाते हैं। अब अगर टीचर्स लोग चाहें ना तो जो बच्चा कॉपी के नीचे रख के चीट अगर लिख रहा है तो टीचर्स अगर चाहे तो हर एक बार उसका कॉपी पलट करके देख सकते हैं। अगर वो अच्छे से ईमानदारी से अगर निरीक्षण करे तो चोरी पर जो स्टूडेंट्स नकल करते हैं उस पर लगाम लगाया जा सकता है। लेकिन टीचर्स लोग केवल और केवल कुर्सी पे बैठे रहते हैं, चाहे एक आध बार डरा धमका देते हैं कि चोरी मत करो। और यहाँ पे अगर वो चाह जाए तो कोई अगर चुपके से अपने कॉपी के अंदर कोई छोटा सा पुर्जा रख के चीट रख के लिख रहा है, उसे वो पकड़ सकते हैं। और ये डिप्लोमा वाले शिक्षक लोग करते थे, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है और वहाँ पे चोरी स्टूडेंट्स कर पाते हैं। दूसरी बात ये रही कि अगर मान लेते हैं स्टूडेंट्स चीट नहीं ले जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो होते हैं ये थोड़े है कि नकल नहीं करना है तो आप कुछ नहीं ले गए, कोई कागज़ पुर्जा किताब का भरा हुआ चीट पुर्जा नहीं ले गए तो नकल नहीं होगा। नकल इसके बावजूद भी होता है। नकल अगल बगल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी कोई तेज होता है उसको बच्चे देख देख के नकल करते हैं। उसके बगल का वो देख लिया, उसके बगल का वो देख लिया, इस प्रकार से नकल होती है। और क्या तो मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नकल हुआ इस पर भी लगाम लगनी चाहिए। लोग एक दूसरे को देख करके लिख लेते हैं और शिक्षक लोग इस पर कोई ज़्यादा कंट्रोल नहीं करते हैं, तो इस नकल को भी रोका जाए। अगर शिक्षक चाह जाए तो सभी को जो इधर से उधर ज़्यादा ताक झाँक करे उसे रोक सकते हैं, उसका कॉपी छीन सकते हैं। लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे अब कहा गया है कि ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे सेट में बांट दिया गया है, ABCD करके GH का तक सेट रहता है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे चेक करते हैं, चोरी करते हैं। अगर मैं बना रहा हूँ मैथ का ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ तो मेरे साथ जो घटित हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। तो जो अगल बगल का जो स्टूडेंट्स है, बगल में बैठा स्टूडेंट्स है, वो खुद नहीं बना रहा है क्योंकि वो नहीं पढ़ के आया है, खुद नहीं बना रहा है।
मैं जिस सवाल पर जो भी टिक मारूं कि इस एक एक का आंसर बी होगा, वो मेरे कॉपी पे नज़र रख रहा है, मेरे सवालों पे नज़र रख रहा है, और मैं जो टिक मारूं या फिर अपने OMR शीट में घसूँ रंगूँ, वो क्या कर रहा है, मेरे उस क्वेश्चन को देख रहा है और उसका आंसर देख रहा है, और वो अपने कॉपी में अपने सवाल में उसका आंसर खोज के उस सवाल को, जो कि सवाल इधर से उधर रहते हैं, और वो बना दे रहा है। तो मेरा मतलब मैंने 20-30 बना लिया, और शिक्षक थे वो क्या किए, कोई उस वो देख ही रहा है स्टूडेंट्स, यानी कि शिक्षक की यहाँ पे कमियाँ है, वो ताक झाँक करने दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर कहा जाए कि चोरी मैं अगर झाँक के भी लिखने लगूँ, तो एक समय का बात है कि झाँक के लिख रहा था, तो वहाँ पे एक स्टूडेंट्स ने क्या धमकी दिया कि तुम नहीं दिखाओगे, तो तुम जब सारा बना लोगे सवाल, सारा अगर तुम सवाल बना लेते हो, सारा आंसर बना देते हो, उस वक्त मैं तुम्हारा जो ओरिजिनल OMR शीट है उसको मैं फाड़ दूंगा, मतलब एग्ज़ाम के समय फाड़ दूंगा। मैं पास नहीं होऊंगा तो तुम्हें भी पास नहीं करने दूंगा, ऐसा धमकी। मतलब स्टूडेंट्स, मैं मैं नहीं चाह रहा था कि वो चोरी करे, इसको रोकना तो शिक्षकों का काम है, लेकिन अब वो मेरा मतलब 100 में 100 को चोरी करके लिख ले, तो ऐसे में तो बुरा लगता है। मैं अगर झाँपने का प्रयास किया तो ये भी धमकी दिया गया। तो ये सब कमियां हैं जो कि बिहार बोर्ड को सोचनी चाहिए। नकल को पूर्णतः विराम लगाया जाए, क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा माहौल ख़राब हो रहा है। और यहाँ तो चोरी हुआ, ये हुआ है तो आम बात हो गई, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इन सबों से ऊपर सबसे बड़ा जो कमियां है वो होता है उस वक्त जब रिजल्ट प्रकाशित होने वाला होता है। उस वक्त तरह तरह के कॉल आने होते हैं कि आपका बच्चा एग्ज़ाम दिया है, आपका बच्चा का इस विषय में फेल हो जाएंगे, अगर आप नंबर बढ़वाना है तो पैसे दीजिए और नंबर बढ़वाइए। इसमें से अधिकतर कॉल फेक होते हैं, लेकिन यह 100% सही नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका पहुंच है, वो मतलब कॉपी में लिखा भी ना हो, फेल भी हो, लेकिन वो क्या करता है, जिस वक्त रिजल्ट का प्रकाशन होता है, उस वहाँ पे बैठे कुछ लोग उस रिजल्ट को पैसे के दम पे बदल देते हैं। कोई अगर स्टूडेंट्स का फेल भी हो रहा हो, उसको लोग फर्स्ट कर दे रहे होते हैं। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार शिक्षा व्यवस्था में क्या कहते हैं, जो गुंडागर्दी कह ले, बेईमानी कर ले, वो ये है पैसे दे करके रिजल्ट को अपडेट करवाना। बहुत बड़ा अपराध है, इस पे नकल कसा जाए, इस पे रोक लगाया जाए, यही मैं आनंद किशोर जी बिहार बोर्ड के जो भी सुन रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप वैसे विश्वासी को रखा जाए कि वो कभी भी अपने कर्म को प्रधान दे, ना कि पैसे 2 नंबरी चीज़ों पर। इन सब चीज़ों को अगर कर दिया जाए तो स्टूडेंट्स को, चूँकि ये नहीं कि वो फर्स्ट आ जा रहा है तो हमारा किसी और का नुकसान है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे शिक्षा है तो उसे शिक्षा, ऐसा शिक्षा या डिग्री लेकर ही क्या जो हमें कुछ अंदर से आता ही ना हो, क्योंकि आगे जाके हमारा कुछ नहीं होने वाला। और वैसे शिक्षा लेकर क्या जो हमें बेईमानी करना सिखाता हो। कुछ इस प्रकार से कानून व्यवस्था या फिर यहाँ पे डिसिप्लिन होना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट्स चोरी करना एक उसके दिमाग में आए ही ना। इतना टाइट एग्ज़ाम को लिया जाए, इस प्रकार से व्यवस्था कर दिया जाए कि चोरी कोई शब्द होती है ये भी स्टूडेंट्स भूल जाए। और ये सभी किया जा सकता है, शिक्षकों पर यहाँ पे समझाया जा सकता है, शिक्षकों को बताया जाए कि आपको किस प्रकार से देखरेख करनी है। दूसरा बात यहाँ पे कहना है, जो वहाँ पे पैसे देकर के नंबर बढ़वाया जाता है उसे कंट्रोल तो शिक्षा व्यवस्था ही कर सकती है। और तीसरी बात, जो पैसे देने वाला जो प्रथा चल चुकी है उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी है। वो क्या कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट कर रहा है उसको 10-10 हज़ार, मैट्रिक में जो लड़कियां फर्स्ट कर रही है उसे 25,000, और स्नातक में जो लड़कियां फर्स्ट कर रही है उसे 50,000 देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है। जिस कारणवश
मैट्रिक में तो हर एक कोई चाहता है कि 5,000 6,000 दे करके फर्स्ट करवा दे। क्यों करवाना चाहता है? केवल और केवल इसलिए कि मैट्रिक में अगर लड़का हो चाहे लड़की हो फर्स्ट कर जाए तो उसे सरकार की तरफ से 10,000 मिलेंगे। इस 10,000 के लोभ में लोग डिग्री को नहीं, मतलब मेहनत तो नहीं करते हैं। मेहनत करना छोड़, केवल मेहनती है वो तो पास कर ही जाएंगे। जो नहीं भी मेहनत करते हैं वो केवल पैसे दे करके, कुछ 3,000 से 5,000 6,000 पैसे दे करके अपने रिजल्ट को फर्स्ट में कन्वर्ट करवा देते हैं। और यह सच्चाई है, क्योंकि यह गलत आरोप नहीं है। बिहार बोर्ड में ऐसा चीज़ होती है क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार है और पैसे देने से लगभग 70% कार्य तो लोग कर ही दे रहे हैं पैसे पर। तो बिहार बोर्ड जो 10,000 बांटने का प्रथा है उसे नष्ट किया जाए, ख़त्म किया जाए। 25,000 है स्कॉलरशिप के दौर पे आप दीजिए। फर्स्ट करना मतलब फर्स्ट पर पैसा देना ये भी बिल्कुल गलत है। हाँ, जो बच्चे टॉप 10 में आए चाहे टॉप 100 में आए उन्हें आप प्राइज़ दीजिए, पैसे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट आने पे 10,000 25,000 या फिर 50,000 देना ये केवल और केवल भ्रष्टाचार को या फिर बेईमानी नकल का जो प्रथा है वो उसका कारण इसी की वजह से हो पाया है कि अगर ये ख़त्म हो जाए तो लोग ज़्यादा पैसे दे करके फर्स्ट करवाना भी बंद करवा देंगे। यही सब कहना है, इन सभी चीज़ों में सुधार हो जाए। और यही के साथ आप जो भी सुन रहे हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।